नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू एस में। तो हम क्लाइमेट देखेंगे, जलवायु जलवायु से संबंधित क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो दो जियोग्राफर हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, उनका देखना है। लेकिन हमारे सामने अभी टॉपिक है जलवायु। जलवायु क्या होता है? बार बार न्यूज में आता है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, इसे लेके बहुत बड़ी समस्या है। तो होता क्या है जलवायु? कैसे डिफाइन करेंगे जलवायु को? देखिए, जलवायु किसी भी क्षेत्र या स्थान पे जितने भी वायुमंडलीय दशाएं हैं, वायुमंडल जो घटक है, इनका एक समग्र योग, एक औसत है। क्या क्या वायुमंडल के घटक होते हैं? वायुमंडल में बहुत सारे घटक हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तापमान, वायु दाब, तापमान लीजिए, वायु दाब लीजिए, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा और पवन। तो वायुमंडल के सारे घटक हैं। इन सारे घटकों का समग्र योग कर लेंगे आप, इनका एक औसत निकालेंगे किसी क्षेत्र में, स्थान पे एक लंबे समय तक के जो समय होगा, टाइम पीरियड, वह लंबी अवधि तक की होगी। तो लंबी अवधि लेना है। ये सारे जो घटक हैं वायुमंडल के, मौसम के भी घटक हैं। तो मौसम और जलवायु, इन दोनों में अंतर है। जलवायु किसी भी क्षेत्र या स्थान पे लंबे समय तक के एक समग्र वायुमंडल दशाओं का योग है। और जो मौसम है, यह क्षेत्र या स्थान पे शॉर्ट अवधि, लंबी अवधि की जगह लेंगे, छोटी अवधि के लिए वायुमंडल घटक दशाओं का योग है। तो जब मौसम में क्या होता है, मौसम किसी भी क्षण में, किसी भी समय पे तत्काल बदल जाता है। जैसे सुबह क्या देखेंगे आप कि ठंडा मौसम है, दोपहर में आप देखते हैं कि गर्मी है। तो दोपहर में गर्मी, अगर सुबह का मौसम ठंडा था, दोपहर में गर्मी हो गई, फिर अचानक से गर्मी के बाद वर्षा हो जाती है। लेकिन जलवायु में ऐसा नहीं रहता है। जलवायु में एक लंबी अवधि लेंगे। जैसे बोलेंगे राजस्थान की जलवायु क्या है, तो राजस्थान की जलवायु शुष्क है और गर्म है। तो वहां पे लंबे समय तक का आपने क्या क्या वायुमंडल दशाएं लिया और बताया राजस्थान की जलवायु किस तरीके की है, गर्म है, वह शुष्क है। क्योंकि वर्षा कम होती है, आप वर्षा ऋतु का एक निकालेंगे औसत, और बारिश का निकालने के बाद पता चलेगा आपको कि गर्मी अधिक थी, तापमान अधिक था, और वहां पे वर्षा क्या थी, वर्षा कम थी। इन दोनों को लेके आपने निकाला है। इसी तरीके से जो उष्णकटिबंध भूमध्य सागर की जलवायु है, वो आर्द्र जलवायु होती है। जहाँ पे आर्द्रता रहता है वहाँ वर्षा अधिक रहती है, और अगर गर्मी अधिक है तो उमस वाली होती है। तो उष्णकटिबंध भूमध्य सागर, सॉरी, उष्णकटिबंध भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागर अलग है, भूमध्य रेखीय अलग है। तो 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण की ओर यहाँ पे किस तरीके की जलवायु रहती है, तो उमस वाली जलवायु रहती है। और ओवरऑल भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंध जलवायु है। अगर इसमें से किसी में भी परिवर्तन आ रहा है तो जलवायु में परिवर्तन आएगा। तापमान बढ़ रहा है तो जलवायु में प्रभाव आएगा। उस क्षेत्र में विशेष रूप से मौसम में परिवर्तन आएगा, वायु दाब में परिवर्तन आ रहे हैं, आर्द्रता में परिवर्तन आ रहे हैं। अर्थात किसी भी एक घटक में परिवर्तन होने से जलवायु तो परिवर्तित होगी, मौसम में भी परिवर्तन होगा, लगातार होते जाएगा। तो मौसम एक तरीके से जलवायु पे ही निर्भर करता है। और जलवायु निकालेंगे कैसे, तो 10 साल, 20 साल, 50 साल का एक एवरेज निकालेंगे किसी भी क्षेत्र स्थान का। बस यही है जलवायु के बारे में। आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग शब्द आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ते जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने के कारण तापमान बढ़ते जा रहा है। जब तापमान अधिक बढ़ेगा, उष्णकटिबंध क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक होते हैं, वर्षा अधिक होगी। जैसे जैसे तापमान अधिक बढ़ेगा, वाष्पीकरण अधिक हो रही है, साथ साथ में चक्रवात भी अधिक बढ़ेंगे। तो चक्रवात भी लगातार बनते जा रहे हैं। अर्थात मौसम कुल मिला के आज के डेट में क्लाइमेट चेंज के कारण अनिश्चित हो गया है। इसी जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम क्या रह रहे हैं, अनिश्चित हो जा रहे हैं।
तो मौसम तो जलवायु पर निर्भर कर रहा है, लेकिन जलवायु मौसम पर निर्भर नहीं करते हैं और दोनों के घटक एक जैसे हैं। तो जलवायु का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है और भारत जैसे विशाल देश के लिए जलवायु तो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि भारत का उत्तरी भाग जो होता है वह समशीतोष्ण क्षेत्र में है, दक्षिण भाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। तो जलवायु का क्लासिफिकेशन किसने किया है? जलवायु का क्लासिफिकेशन क्या है? कोपेन, थानथवेट और तिवात्रा, तीन है क्लाइमेटोलॉजिस्ट, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो बताऊंगा और इसमें भी सबसे अहम है कोपेन। अगर आप कोपेन को समझ जा रहे हैं तो जलवायु को क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे वो भी समझ जाएंगे आप। देखिए, नाम है सबसे पहले कोपेन, थानथवेट और तिवात्रा। इसे आप ब्रैकेट में किनारे कर लीजिए। साइंटिस्ट है तीनों, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। तो कोपेन के जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक थानथवेट और तिवात्रा, ये तीनों अलग अलग जलवायु वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया है और 20 लेवल पे किस तरीके से जलवायु है, अमेरिका की जलवायु कैसे है, यूरोप की जलवायु कैसे है, भारत की जलवायु कैसे है, तो इसको इन्होंने बताया है। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कोपेन। नाम काफी टफ है और जो जलवायु विज्ञान विज्ञान है ये पूरी रूप से विज्ञान पे ही आधारित है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। फिलहाल कोपेन को समझिए। तो कोपेन का जलवायु क्लासिफिकेशन, कोपेन कहाँ के विद्वान है? जर्मनी के विद्वान है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1918 में, अर्थात अपना जो सिद्धांत दिया जलवायु का क्लासिफिकेशन से संबंधित, पहले तो 1918 में दिया, फिर संशोधित किया 1931 में और लास्ट में 1936 में इनका संशोधित रूप आया। इन्होंने जलवायु का जो क्लासिफिकेशन किया है, केंडाल का वनस्पति वर्गीकरण जो है, केंडाल केंडाल इन्होंने वनस्पति का जो वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, तो वनस्पति जगत, कुछ फैक्ट नोट करना है कि केंडाल जिन्होंने वनस्पति जगत का वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन किया था, क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, तो केंडाल का वनस्पति क्लासिफिकेशन के आधार पर कोपेन ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया जलवायु का। केंडाल ने बताया था वर्ल्ड लेवल में 5 प्रकार के वनस्पति होते हैं, वनस्पति जगत है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कोपेन ये बोल रहे हैं 5 प्रकार से जलवायु, पहले इन्होंने बोला 5 प्रकार से जलवायु क्षेत्र हैं। अब जो केंडाल है इनका माइक्रो थर्मल, मेसोथर्मल, जेरोफाइट, हेकेटोथर्मल और मिसोथर्मल। माइक्रो, मिसो, जेरोफाइट है, हेकेटोथर्मल है और एक और क्या है, तो मैक्रोथर्मल। ये क्या है, वनस्पति हैं। टोटल मिला के जो वनस्पति डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो माइक्रोथर्मल लेवल पे, मेसोथर्मल, जेरोफाइट, हेकेटोथर्मल और मैक्रोथर्मल। ठीक इसी तरीके से कोपेन ये बोल रहे हैं कि जलवायु का टोटल जो है 5 तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं आप। 5 प्रकार के जलवायु होते हैं। तो जलवायु इन्होंने शुरुआत में 5 प्रकार बोला था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, 6 प्रकार कर दिया। फिलहाल कुल मिला के इसमें ये पता चल रहा है कि वनस्पति और जलवायु ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो वनस्पति और जलवायु दोनों जुड़े हुए हैं। वनस्पति को आधार बना के जलवायु का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। शुरुआत में 5 प्रकार बताए, बाद में 6 प्रकार के बताए हैं। अब घटक क्या क्या लिया इन्होंने, वायुमंडल घटक। वायुमंडल घटक में बोलेंगे आप वर्षा और तापमान। तो वर्षा प्लस तापमान दोनों को ले रहे हैं, दोनों का मानसिक व वार्षिक औसत। अहम सवाल है ये।
कि वायुमंडल घटक में इन्होंने क्या क्या लिया। तो वर्षा और तापमान को, वायुमंडल के दो घटक को इन्होंने उठाया, वर्षा और तापमान को, जिनका मासिक और वार्षिक औसत कितना है, अर्थात एक महीने में कितनी बारिश हुई, एक महीने में तापमान क्या था, एक महीने के बाद अगर साल भर का टोटल निकालना है तो पूरा महीना जोड़ना पड़ेगा, तो साल भर में कितना बारिश हुआ, साल भर का औसत तापमान कितना हुआ। तो इसके साथ इन्होंने वाष्पीकरण को भी इम्पोर्टेंट बताया कि वाष्पीकरण भी जरूरत है, लेकिन इसके डाटा को कलेक्शन करना काफी टफ होता है, क्योंकि वर्षा कितनी हो रही है इसको तो माप सकते हैं, लेकिन वाष्पीकरण कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, इसको मापना काफी कठिन है। फिर भी इन्होंने वाष्पीकरण को भी अहम फैक्टर माना, क्योंकि जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण अधिक हो रहा है तो वहां वर्षा भी अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो वनस्पति को उगाने के लिए, जो वनस्पति है इनको उगाने के लिए ज्यादा जल मिल जाएगा। तो दो फैक्टर निकल रहे हैं। इन्होंने वनस्पति को आधार बना के जलवायु क्लासिफिकेशन किया कोपेन ने, और वायुमंडल के घटकों में इन्होंने वर्षा, तापमान के साथ साथ वाष्पीकरण को भी इम्पोर्टेंट माना। और कैसे निकाला इन्होंने, औसत निकाला है, मानसिक वर्षा, वार्षिक औसत वर्षा में, और तापमान दोनों लेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन है, टोटल मिला के 6 प्रकार की जलवायु बता रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, अंग्रेजी के शब्दों का, जो अंग्रेजी है अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया। किस तरीके के शब्द, ए बी सी डी, ये अंग्रेजी के शब्द हैं। तो अपने जलवायु को बताने के लिए इन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए कोपेन क्या बोल रहे हैं, जलवायु को इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, उसका एक अंग्रेजी नाम दिया, क्योंकि इस समय इनको समझ नहीं आ रहा था क्या नाम दिया जाए, तो अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया, ए बी सी डी ई और एच, ऐसा नाम दिया है। ई के बाद एफ नहीं आता है, सीधा एच कर रहे हैं, बताऊंगा मैं क्यों। सबसे पहला बोल रहे हैं ये कि ये में रखेंगे उष्णकटिबंध जलवायु, और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का, दो तरीके से जलवायु का क्लासिफिकेशन है इनका। एक तो अंग्रेजी के बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी के बड़े शब्द, और दूसरा छोटे शब्द। अगर ए का प्रयोग कर रहे हैं तो छोटा शब्द भी है, जैसे एफ, जी, डब्ल्यू, इस तरीके से छोटे शब्द का। जो अंग्रेजी का बड़ा शब्द है, बड़े जलवायु क्षेत्र को बता रहा है, जैसे ए अंग्रेजी का बड़ा शब्द है तो बड़ा जलवायु क्षेत्र हो गया, पूरा उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र, 0 डिग्री से लेकर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र हो गया। तो उष्णकटिबंध जलवायु है, इसके अंदर भी उपवर्ग बनाया इन्होंने। तो उपवर्ग बनाने के लिए इन्होंने छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो मैं आपको ही बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि अंग्रेजी का बड़े सबसे बड़े जलवायु क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है, बड़े क्षेत्र को बता रहा है, छोटा इसका सब क्लासिफिकेशन बताता है। तो उष्णकटिबंध जलवायु क्षेत्र, उष्णकटिबंध जलवायु क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे तापमान हमेशा 12 महीने बोल रहे हैं 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो, पूरा सारा साल। तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो। सेकंड में बोल रहे हैं, इसको नाम दिया इन्होंने, बी में तो बोलेंगे मरुस्थल वाला, मरुस्थल जलवायु। इस तरीके जलवायु में क्या होता है, वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। मरुस्थल वाला जलवायु में वर्षा कम, वाष्पीकरण अधिक होता है। जी, यहाँ पे क्या है तो बोलना है आपको, उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु। लास्ट में जलवायु करते चलिएगा, जलवायु समशीतोष्ण में उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण, 6 महीना गर्मी 6 महीना ठंडी हो, उस तरीके की जलवायु है। फिर बोल रहे हैं शीत शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण जलवायु। जब शीत शीतोष्ण जलवायु हो जाता है तो बोल रहे हैं ध्रुव जलवायु है, ध्रुव जलवायु। और अंत में बोल रहे हैं एच फॉर पर्वत, पर्वत जलवायु। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर हो गए। अब इसका थोड़ा सा विशेषता देखना है, थोड़ा थोड़ा देखना है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे।
उष्णकटिबंध में बोल रहे हैं कि तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है 12 महीना। और मरुस्थल जलवायु में क्या होता है, यहाँ पे वर्षा कम, वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण यहाँ पे बहुत अधिक हुआ है, तो वो हमेशा जल की कमी रहती है मरुस्थल वाले क्षेत्र में। अब इसमें भी दो बता रहे हैं, एक है पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थल और एक है स्टेपी क्षेत्र, अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो स्टेपी क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र पूर्ण रूप से शुष्क। उष्ण असमशीतोष्ण जलवायु में तापमान क्या बोल रहे हैं, 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक होगा। माइनस में 18 डिग्री सेल्सियस से लेके -3 डिग्री सेल्सियस तक। शीतोष्ण जलवायु में बोल रहे हैं 10 डिग्री से लेके -3 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे। ध्रुव जलवायु में समझिए कि 10 डिग्री से और माइनस में चलते जाएंगे, तो ठीक नहीं है, सीधा माइनस में रखना है आपको, निगेटिव होता है, निगेटिव तापमान है। और अंत में पर्वत जलवायु या पर्वत क्षेत्र मिलते हैं। जैसे हिमालय में चले जाएंगे, रॉकी में चले जाएंगे, तो पर्वत क्षेत्र में जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे सारी जलवायु मिलते जाएंगे आपको। हिमालय में आप चढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी धरातल पे थे, यहाँ से चढ़ते गए आप और पहुंच गए 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो आपको ये सारे जलवायु पर्वत क्षेत्र मिल जाएंगे ऊंचाई के साथ ही। हुआ क्या, तो उष्णकटिबंध क्षेत्र, उष्ण, आर्द्र, समशीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, ध्रुव, इन सारे का तो उन्होंने तापमान के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया, लेकिन मरुस्थल वाले को वर्षा के आधार पर किया। इसलिए मैं पहले बताया था आपको कि तापमान और वर्षा को इन्होंने आधार बनाया, तो चार्ट तो इन्होंने तापमान के आधार पर दिखाया और एक को वर्षा के आधार पे। और 18 डिग्री, 10 डिग्री, -3 डिग्री ले रहे हैं। ध्रुव क्षेत्र में क्या है, तापमान कि ठंडी में भी तापमान माइनस में तो रहते ही है, लेकिन गर्मी में भी तापमान कभी भी 10 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ पा रहा है। तो एक तरीके से ध्रुव प्रदेश में हमेशा माइनस में ही तापमान रहता है। अब इनका सब क्लासिफिकेशन करना है, तो अंग्रेजी के अक्षर से याद रखेंगे, उष्णकटिबंध, मरुस्थल जलवायु, उष्ण असमशीतोष्ण, डी शीतोष्ण, EF ध्रुव जलवायु, H पर्वत जलवायु है। अब इसका सब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग, छोटे अक्षर अंग्रेजी के, जो अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं FWSF, F है, इसको इंग्लिश में F है, लेकिन छोटे अक्षर से दिखाना है F, तो इसको ऐसा लिखिए F। आर्द्र बोल रहे हैं शीत ऋतु शुष्क हो, S को बोल रहे हैं ग्रीष्म ऋतु शुष्क हो, और M मानसूनी जलवायु। तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर से क्या बोल रहे हैं, F को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर्द्र से, W स्मॉल में शीत ऋतु शुष्क हो, शीत ऋतु में वर्षा ना हो। ऐसा हो रहे हैं ग्रीष्म ऋतु शुष्क हो, तो गर्मी के मौसम में वर्षा ना हो। और M मानसूनी जलवायु है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ए के लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, अंग्रेजी के बड़े अक्षर उष्णकटिबंध, ए फॉर उष्णकटिबंध जलवायु। ए के लिए इन्होंने उष्णकटिबंध जलवायु का इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर जब पूरा उष्णकटिबंध क्षेत्र है, जैसे ये पूरा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, पूरा उष्णकटिबंध हमको पता है, तो इसके अंदर एक ही जलवायु तो नहीं है, काफी सारे जलवायु हैं। जैसे भारत मानसूनी जलवायु वाला है, आसियान है मानसूनी जलवायु, तो कैसे दिखाएंगे ओपेन के अनुसार, तो बोल रहे हैं AF, इसके बाद दिखाइए AM और AW, ये 3 जलवायु दिखाइए। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर।
तो जलवायु के अंदर मेन जलवायु हो गया उष्णकटिबंध, इसके अंदर जो जलवायु के छोटे हैं उप वर्ग हैं, तो उप वर्ग वाला जलवायु आ गया, तो प्रतिनिधित्व है। अब इसको कैसे बोल रहे हैं, एफ उष्णकटिबंध, ए फॉर उष्णकटिबंध, एफ फॉर आर्द्र, अर्थात उष्णकटिबंध में आर्द्र जलवायु। आर्द्र का मतलब है 12 महीना सारा साल बारिश हो, सारा साल वर्षा हो। और उष्णकटिबंध का इन्होंने क्लासिफिकेशन तापमान के आधार पर क्या किया था, 18 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्षेत्र खोल लेना है कि 18 डिग्री से अधिक तापमान हो सेल्सियस में, सारा साल बारिश हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र है उष्णकटिबंध में, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र मिलेगा आपको ये वाला। तो भूमध्य रेखा के 0 से 5 डिग्री वाला यहाँ पे ऐसा मिलेगा आपको जलवायु। आसान है, मिल गया एक बार में। ये फॉर उष्णकटिबंध, एफ फॉर आर्द्र। उष्णकटिबंध में आर्द्र सारा साल वर्षा हो, तापमान तो पता है 18 डिग्री सेल्सियस, सारे का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। ये हम हो रहा है उष्णकटिबंध में मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंध का हुआ जहाँ मानसूनी जलवायु है। अगर आप इसको छोड़ देंगे 0 से 5 डिग्री के बाद, तो मानसूनी जलवायु मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो भारत में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसियान देश। मानसूनी जलवायु में मानसून के द्वारा वर्षा हो रहा है। फिर हो रहा है AW, ये मतलब उष्णकटिबंध, और W मतलब हो रहा है शीत ऋतु शुरू, अर्थात शीत ऋतु में बारिश ना हो। तो ऐसा कहाँ मिलता है, सवाना वाला क्षेत्र में, आंतरिक भाग में। समझिए उष्णकटिबंध के आंतरिक भाग, सवाना क्षेत्र। अर्थात जो भी देश रहते हैं, देश के आंतरिक भाग में इस तरीके की जलवायु मिलती है। सवाना क्षेत्र, ऐसे भी सवाना नाम रखा गया है। अफ्रीका का घास का मैदान जो है सवाना, अफ्रीका का घास मैदान, जो अफ्रीका का घास का मैदान सवाना कहलाता है। तो सवाना में इस तरीके की जलवायु मिलती है। या तो भारत के अंदर मिलेगा, या तो देश के अंदर में। क्या रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है, और ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है, तो सवाना जलवायु कहलाता है। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल के लिए। इसी तरीके से मैं 4 बना देता हूँ, तो आप बताइएगा उसे। खाली हम सेकेंड नंबर वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा जो मरुस्थल वाला जलवायु है उसे। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, सेकेंड नंबर जो बी वाला है, शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु में क्या था, सेकेंड वाला जो बी था, वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होते हैं। यहाँ पे हमेशा जल की कमी रहती है, अंडरग्राउंड जल का स्तर कम होता है। जितना भी मरुस्थल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, सहारा मरुस्थल हो, विक्टोरिया मरुस्थल हो, थार का मरुस्थल हो, या लद्दाख जैसा शीत क्षेत्र हो, तो शुष्क जलवायु होते हैं। इसमें 2 तरीके से होते हैं शुष्कता। कैसे हो रहे हैं 2 तरीके से, तो बोलेंगे एक स्टेपी और दूसरा मरुस्थल। क्या बोलना है, स्टेपी, इसको दिखा रहे हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षर, मरुस्थल को दिखा रहे हैं W बड़े अक्षर से। स्टेपी की क्या विशेषता है, 38 डिग्री बोलेंगे वर्षा, 38 सेंटीमीटर से लेके तो 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। स्टेपी का मतलब है आर्द्र शुष्क। आर्द्र शुष्क, यहाँ वृक्ष तो नहीं होंगे, बड़े बड़े वनस्पति नहीं उगते हैं, लेकिन बड़े बड़े घास हो जाते हैं। घास के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है। वर्षा कितनी हो रही है, 28 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मरुस्थल में क्या है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम वर्षा। तो मरुस्थल का वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तुरंत आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा मरुस्थल है। अब इसमें भी 2 तरीके होंगे, स्टेपी में कैसा स्टेपी होंगे, तो उष्णकटिबंध के स्टेपी, उष्णकटिबंध स्टेपी, दूसरा शीत स्टेपी, या शीत कटिबंध के स्टेपी। ठीक इसी तरीके से मरुस्थल में कैसे होंगे, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। देखिए दोनों स्टेपी दोनों जगह क्षेत्र मिलते हैं। उष्णकटिबंध में भी स्टेपी है, जैसे सवाना के स्टेपी क्षेत्र है, भारत के आंतरिक भाग में पंजाब,
कर्नाटक, हरियाणा, आंतरिक भाग वाले पोर्शन में जाएंगे तो स्टेपी जलवायु है। शीत कटिबंध में स्टेपी, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल। तो शीत कटिबंध वाला स्टेपी क्या है, जैसे स्टेपी ग्रास का लैंड है, ये पड़ता है आपका सेंट्रल एशिया और रूस में, पैरी घास का मैदान, ये शीत कटिबंध वाले स्टेपी है। उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल हो गए। अब इसको दिखाना है, कैसे दिखाएंगे अंग्रेजी में, तो उष्ण कटिबंध है और ये शुष्क जलवायु है, इसे आप दिखाइए बी, और स्टेपी है एस फॉर स्टेपी, और उष्ण कटिबंध का है तो एच, इसको दिखाएंगे बी एस, क्या था बी शुष्कता के लिए है, इसमें स्टेपी है और के स्मॉल में के। बी उष्ण कटिबंध में शुष्क जलवायु वाला है बी, एस फॉर स्टेपी है, एच फॉर बोलेंगे कि उष्ण कटिबंध का स्टेपी, बी एस के, तो बी शुष्कता के लिए, एस फॉर स्टेपी, के लिए तो रिप्रेजेंट करता है शीत वाला क्षेत्र। उष्ण मरुस्थल के लिए कैसे दिखाएंगे, बी है, डब्ल्यू है, इसके लिए एच, बी डब्ल्यू के, बस ओनली अंग्रेजी के छोटे अक्षर एच और के का इस्तेमाल कर लेंगे आप, बाकी तो बी से पता चल गया, बी बड़ा अक्षर है, एस भी बड़ा अक्षर है, एच फॉर स्टेपी है और डब्ल्यू फॉर मरुस्थल है। तो ये है क्लासिफिकेशन। सेकेंड वाला जो था वर्षा के आधार पे, तापमान के आधार पे नहीं, वर्षा के आधार पे, ओनली अकेला ये जलवायु है जो वर्षा के आधार पे कोपेन ने क्लासिफिकेशन किया है। ठीक, मैं आपका चार्ट बना दे रहा हूँ, उस क्षेत्र को आइडेंटिफिकेशन कर लीजिएगा और एग्जाम्पल में नाम देना है, जैसे शीत मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है, तो लद्दाख हमारा शीत मरुस्थल है, ग्रीनलैंड शीत मरुस्थल है, अंटार्कटिका शीत मरुस्थल है। उष्ण कटिबंध मरुस्थल में दिखाना है, थार दिखा दीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, अटकावा मरुस्थल दिखा दीजिए आप। उष्ण कटिबंध स्टेपी दिखाना है, तो उष्ण कटिबंध स्टेपी में आप क्या दिखाएंगे, वेनेजुएला वाला दिखाइए क्षेत्र, सवाना वाला क्षेत्र दिखा दीजिए। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ आपको। तो देखिए, आपके सामने बना दिया एक चार्ट, आप इस शॉर्ट कोड को याद करिए, FWSM 2-4 बार याद कर लीजिए, FWSM। एम फॉर मानसूनी होता है, एफ फॉर आर्द्र है, बाहर मतलब 12 महीना वर्षा वाला, हर ऋतु में वर्षा हो, 12 महीना वर्षा हो। डब्ल्यू मतलब शीत ऋतु में शुष्क हो, शीत ऋतु में वर्षा ना हो, एस ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ना हो। तो मानसूनी जलवायु उष्ण कटिबंध में मिलता है, एम हट जाएंगे, जितने भी क्लासिफिकेशन किया जलवायु में ओनली एम उष्ण कटिबंध में रहते हैं, तो एम हट जाएंगे। अब यहाँ सी देखिए, सी क्या था, तो उष्ण आठ समशीतोष्ण थे, उष्ण आठ समशीतोष्ण में मैं जब सीएफ का बात कर रहा हूँ, सी फोर उष्ण आठ समशीतोष्ण है, 6 महीना गर्मी 6 महीना वर्षा हो, इसमें भी सीएफ हो, 12 महीना वर्षा वाला एफ आर लग गया, सीएस लगा दिया है, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हो, ग्रीष्म ऋतु शुष्क हो, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ना हो। और यहाँ बोल रहा है कि शीत ऋतु में वर्षा ना हो, तो गर्मी में वर्षा कहाँ नहीं होते हैं, भूमध्य सागर जलवायु। हो रहा है ग्रीष्म ऋतु शुष्क हो, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ना हो, यह है भूमध्य सागर जलवायु में विशेष रूप से जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, वहां पे मिलता है। इसके अलावा जितने भी महाद्वीप हैं उसके पश्चिम में मिलते हैं, महाद्वीपों के पश्चिम में 30 से 35 डिग्री अक्षांश मिलेंगे आपको। तो महाद्वीपों के पश्चिम में 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे भूमध्य सागर जलवायु मिलता है। विशेषता क्या है, तो भूमध्य सागर जलवायु बोलेगा गर्मी में वर्षा नहीं होती है, ठंडी में वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा है। और ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु क्या रहती है, शुष्क रहती है। खट्टे फल होते हैं यहाँ पे, भूमध्य सागर जलवायु में खट्टे फल हैं, जैतून होंगे, अंगूर होंगे, अनानास होंगे, खट्टे फल होते हैं। शराब इंडस्ट्री रहती है। क्षेत्र का दिखाना है, इटली, आपको इटली दिखाना है, इजराइल हो, साइप्रस हो, फ्रांस हो, स्पेन। भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका, और इसमें दिखाना है आपको महाद्वीप के पश्चिम में, जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, और इसके साथ साथ चिली में मिल जाएंगे आपको। तो कुछ विशेष है, खाली डायग्राम से आपको समझना है। DW ये बोल रहा है शीतोष्ण में, और ये क्या ध्रुव प्रदेश है, T4 टेंगा, F4 टुंड्रा। यहाँ
इसको देखिए, तो टेंगा और टुंड्रा, टेंगा टुंड्रा जलवायु। टेंगा कहाँ पे है, तो एक बार मैप में दिखाता हूँ मैं आपको कि टेंगा टुंड्रा क्या प्रदेश होते हैं। 60 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री, 90 डिग्री तक आ पाए, 60 से 90 पहुंचेंगे ध्रुव तक, अर्थात 60 से चलिए ध्रुव तक पहुंच जाइए। ये पूरा क्षेत्र में 2 तरीके के जलवायु है, या तो टेंगा या तो टुंड्रा है। टेंगा कौन सा क्षेत्र है, टेंगा अंतिम ट्री वाला क्षेत्र है, ट्री लाइन, इसके बाद पेड़ नहीं मिलेंगे। ये कहाँ पे होगा, जो टेंगा रहता है, टेंगा वनस्पतियों का नाम होता है। किस तरीके के वनस्पति रहते हैं, तो कुछ इस तरीके के वनस्पति रहते हैं, अर्थात जैसे वनस्पति रहेंगे। तो एक्समस ट्री का पेड़ देखेंगे आप, कटीले टाइप से रहते हैं, तो टेंगा वनस्पति है। 60 से 65 डिग्री अक्षांश के पास ट्री, जो पेड़ पौधे रहते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। आप ऊपर में जाइए, दक्षिण में जाइए, फिर टुंड्रा प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, अर्थात एक मोटा तौर से बोलूं तो 65 डिग्री अक्षांश के बाद पूरा बर्फ वाला इलाका मिलेगा, वो है टुंड्रा। तो टेंगा अंतिम ट्री लाइन है, उसके बाद टुंड्रा स्टार्ट होता है। टेंगा में जो वनस्पतियां हो रही है, ठंडी क्षेत्र में हो रही है, तो पत्ती नुकीले रूप में, कांटे के रूप में हो जाती है, और मुलायम लकड़ी होते हैं। ऊंचाई भी ज्यादा नहीं रहती है, टेंगा वनस्पति की ऊंचाई क्या रहती है, कम रहती है, मुलायम लकड़ी होते हैं। अधिकतर कागज इसे मिलते हैं, अर्थात जो कागज बन रहे हैं, पेपर बन रहे हैं, टेंगा वनस्पतियों से बन रहे हैं। कौन सा क्षेत्र में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, साइबेरिया में मिलेगा, अमेरिका में मिलेंगे, और इस साइड से ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, चिली में। तो 60 डिग्री अक्षांश के बाद जो भी महाद्वीप में आप देख लेंगे टेंगा वनस्पति, लेकिन 60 से 65 डिग्री अक्षांश से भी याद रखना है। इसके बाद टुंड्रा मिलेगा, टुंड्रा में आपको मिलेगा लाइकेन, मॉस, काई, काई मिलेंगे आपको, सील मछली मिलेगा, तो टुंड्रा है। तो टेंगा वनस्पति वाला, टेंगा जलवायु, टुंड्रा जलवायु वाला क्षेत्र है, वनस्पतियों के नाम कहीं है। और अंत में क्या बताएंगे आप, एच, एच जो है पर्वत जलवायु है, पर्वत में हर प्रकार के जलवायु मिल जाते हैं। तो ये है कोपेन का जलवायु क्लासिफिकेशन है। अब इसका थोड़ा गुण और दोष देख लेते हैं कोपेन का। तो देखिए, कोपेन का जलवायु क्लासिफिकेशन का गुण और दोष दोनों है। गुण और दोष कैसे लिखेंगे, बोलेंगे वर्षा, गुण में वर्षा और इन्होंने तापमान को लिया। वर्षा तापमान जैसे भौतिक कारक को लिया जिसको आप माप सकते हैं, तो वर्षा तापमान इसका मापन कर सकते हैं, तो आसानी से मापन कर सकते हैं। दूसरा, इन्होंने वनस्पति को आधार बनाया, वनस्पति के आधार पर जलवायु का क्लासिफिकेशन किया। 3 नंबर पे गुण, इनकी जो विशेषता है, एक साइड गुण है, एक साइड दोष, तो वनस्पति को आधार बना के आसानी से क्लासिफिकेशन कर दिया। वर्षा और तापमान को लिए जिसको माप सकते हैं। फिर बोल रहा है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षर और जहां जरूरत पड़ा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया, तो अंग्रेजी के अक्षर का प्रयोग किया, तो अंग्रेजी के छोटे बड़े अक्षरों का प्रयोग करके इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। लेकिन दोष भी है। कैसे दोष है, तो इन्होंने वर्षा पे अधिक ध्यान दिया। अगर आप वर्षा पे ध्यान दे रहे हैं तो पवन, बादल, वायु राशि, महासागर धारा, इन सारे का जलवायु प्रभाव पड़ता है। पवन को इन्होंने नहीं दिया। महासागर धाराओं का जलवायु पे प्रभाव पड़ता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है अमेरिका के साथ साथ आपका यूरोप देशों में। तो नॉर्वे हो, इंग्लैंड हो, स्वीडन जैसे देशों पे जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है, इसका एक प्रभाव है उस जलवायु क्षेत्र में। तो कोपेन ने इसे इग्नोर किया था, अर्थात इन्होंने इन सब को अपने क्लासिफिकेशन में नहीं लिया। वायु राशि, महासागर धारा, पवन, बादल। फिर इन्होंने कृषि जलवायु को ध्यान नहीं दिया। कृषि जलवायु का क्लासिफिकेशन कृषि के आधार पर भी कर सकते हैं। तो कृषि जलवायु क्या है, कृषि जलवायु प्रदेश कैसे होते हैं, इन्होंने इग्नोर किया कृषि जलवायु क्षेत्र को। ये नहीं बता पाए कि एक ही जलवायु वाले क्षेत्र में, एक ही जलवायु में अलग अलग वनस्पति क्यों है, अलग अलग वनस्पति।
उष्ण कटिबंध जलवायु वाला क्षेत्र है तो वहीं पे एक साथ बहुत सारे वनस्पति मिल रहे हैं। जीरोफाइट है, हेटेरोथर्मल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल जलवायु अर्थात वनस्पति मिल रहे हैं। तो एक ही जलवायु वाले क्षेत्र में अलग अलग वनस्पति क्यों है, जबकि एक और वनस्पति अलग अलग है तो अलग अलग जलवायु है। लेकिन दूसरी ओर दोष में ये हो रहा है कि एक ही जलवायु में अलग अलग वनस्पति है। बाकी कुछ वनस्पतियों को जिसे बोला जाता है पुंगेर साउंड क्षेत्र, पुंगेर साउंड क्षेत्र को इन्होंने भूमध्य सागर जलवायु में जोड़ दिया। तो पुंगेर साउंड क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं इनको भी भूमध्य सागर जलवायु में इन्होंने जोड़ दिया। तो बस यही है गुण दोष, तो बस यही है गुण और दोष। और थोड़ा पॉज करिएगा वीडियो, बार बार प्रैक्टिस करिएगा ABCD ऐसे करके क्लासिफिकेशन में, कुछ टफ नहीं है, ओनली समझने की बात है। इसके बाद बच रहा है थान सब्जेक्ट का, वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा। बस आज के लिए यही है, बने रहिए टू डू ऐस में, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।